जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी जो +2 का जो वैकेंसी आया है 12,199 वैकेंसी अभी तक हो चुकी है, जिसका एग्जाम जो है आपको जून जुलाई के बाद देखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे पास ये जो है आप देख पा रहे होगा एडुटेरिया का जो है वॉल्यूम 2 का बुक है। इसमें से हम सभी 15 सेट, जितने 15 सेट इसमें दिए गए हैं, इन सभी 15 सेटों का हम गणित का डिस्कशन करेंगे सेट बाय सेट। तो आज इस सिलसिले में हम इस बुक के प्रथम सेट के जो है 25 सवालों का डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आपको इस साइड में सवाल दिख रहा होगा, मैं सवाल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। पहला सवाल कह रहा है 76 नंबर। जैसा आपको वो पता है कि 75 नंबर जो है कुल 150 सवाल का ये एग्जाम है, जिसमें से 75 सवाल जीके जीएस साइंस मिला के हैं और 75 में से 25 सवाल आपके गणित के हैं और 50 सवाल रीजनिंग के हैं। गणित में आपको 25 सवाल के कुल 100 अंक दिए जाएंगे, एक सवाल 4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 76वां नंबर सवाल है। आप देखिएगा कि x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 76 नंबर सवाल है कि 517x 324 12 से विभाजित है। 12 से बोल रहा है कि अगर विभाजित हो तो बताइए कि x का जो मान है वो क्या होगा। तो देखिए 12 से विभाज्य होने के लिए पहले 12 का विभाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए। तो जब ये 12 का विभाज्यता का नियम है तो 12 को खंड में काट दीजिए, 3 और 4 के टुकड़ा में बांट दीजिए। तो वैसा संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटेगा वही 12 से कटेगा। देखिए आप किसी का भी विभाज्यता अगर हम इसको 3 4 में निकाले तो कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं कि 12 जो है इसमें 3 4 होना चाहिए। एक मिनट, अगर एक बात बताइएगा कि अगर हम 24 को काट रहे हैं 12 से तो ये क्यों कटता है 2 मरतबे में? क्योंकि ऑलरेडी इसमें 12 छिपा होता है। 12 गुने 2 12, जिससे हम किसी संख्या को काट रहे होते हैं वो संख्या ऑलरेडी इसमें छुपा होता है, इसीलिए वो संख्या से वो संख्या कट रहा होता है। जैसे ही हम 12 से 24 को काटे तो 24 में ऑलरेडी 12 है, इस वजह से 24 कटा है। इसी तरीके से कि 3 गुने 4 होता है 12, तो अगर कोई संख्या 12 से तभी कटेगा जब वो 3 और 4 दोनों से कटेगा। और 3 और 4 दोनों से कटने के लिए फिर अब 3 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से पूरी कट जाएगा। यही 4 से बोला जाता है कि यदि दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा। तो देखिए तो 4 से तो ये 24 ऑलरेडी कट रहा है, तो यहाँ 4 का हम वो लफड़ा नहीं रहा, लफड़ा रहा 3 का। तो अब 3 से कटने के लिए हम सभी संख्या को ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे ही 3 से कटने वाला संख्या अगर ऐड करने के बाद मिले तो उसको काटते चलिए। देखिए 4 और 2 6, 3 से कटेगा, खत्म गया। ये भी 3 से कट गया, 5 1 6, 3 से कट गया, बचा कितना 7। 7 प्लस x बराबर जो है वो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगा ऑप्शन में है। देखिए चौथा नंबर डी में जो ऑप्शन है वो 2, क्योंकि जैसे ही यहाँ 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। तो ये पूरी संख्या जो है 4 से तो पहले कट रहा था, अब 3 से कटने के लिए हमको x की जगह पर 2 होना चाहिए था। तो ये पूरी संख्या जो है 3 से भी कट जाएगी। तो 3 और 4 अगर दोनों से कट गया तो ये संख्या क्या हो गया 12 से भी पूरी कटेगा ना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 76 के बाद आ रहा है हमारा 77 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 77 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? देखिए 77 नंबर कह रहा है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इसी तरीके से 100 पदों तक की बात बोल रहा है कि 100 पदों तक इसी तरीके से योग है, तो उसका मान बताइए क्या होगा। आप देख पा रही होगा कि 100 पद कह रहा है, और ये देखिएगा 100 पद में ये एक जोड़ा का मान क्या आ रहा है -1, इस जोड़ा का मान क्या आ रहा है -1, इस जोड़ा का मान क्या आ रहा है -1। देख पा रहे हैं। इसी तरीके से 100 पद है तो 100 पद में 50 जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा का मान अगर -1 आ रहा है तो 50 जोड़ा का मान क्या होगा 50 गुने -1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया -50 आ गया। चलिए 78 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 78 कह रहा है कि 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा 22 और 16 का। तो देखिए 22 और 16 का व्युत्क्रम करना है, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 1/22 और 1/16 का
एलसीएम कह रहा है ना, लघुत्तम समावर्तक कह रहा है एलसीएम। तो देखिए जब भी हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो भिन्न के एलसीएम निकालने के लिए हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अगर इन दोनों का हमको एलसीएम चाहिए तो हम लिखेंगे एक और एक का क्या निकालेंगे एलसीएम, अंशों का एलसीएम, और हर 22 और 16 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ। तो एक एक का एलसीएम एक होगा और 22-16 का जो 22 और 16 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मतलब क्या, वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, इसका मतलब 2। ऑप्शन नंबर इसमें 1/2 आंसर है, 1/2 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 78 का आंसर हो जाएगा 1/2। उसके बाद हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 79, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 79 कह रहा है कि 7x + y अनुपात 7x - y = 7:2 है। तो बोल रहा है कि x/y का मान क्या होगा। देखिए अनुपात का मतलब क्या है, कुछ और नहीं बट्टा है। तो इस 7x + y और इस 7x - y को बट्टा कर दीजिए और इस अनुपात को भी बट्टे के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे ही बट्टा में आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का कर दीजिए। तो इसका करेंगे तो 7 × 7 = 49x - 7y = 7 दूना 14x + 2y। ठीक है, अब x वाले पार्ट को एक जगह, y वाला पार्ट को एक जगह। तो 14x को बराबर की साइड लाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 49x - 14x, और y वाले को एक साइड रखेंगे तो -7 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो +7y। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35x और ये हो जाएगा हमारा 9y। तो x/y करना है तो x को जस्ट के तस y नीचे में ला दीजिए। अब ये 9 और x वाला पार्ट जो गुने में है 35 वो नीचे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा x अनुपात x/y बराबर 9/35। तो जो बट्टा का मतलब ही है क्या, अनुपात, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 9/35। तो 9/35 जिस भी आंसर में है ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल अगले, चलिए हम सवाल नंबर 80 की तरफ जाते हैं। 80 कह रहा है कि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती जो है वो 48 है। तो y का धनात्मक मान, धनात्मक मतलब पॉजिटिव मान। देखिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। इसको a है, ये b है। तो b का मान क्या है 4x², तो 4xy का होल स्क्वायर, और a कितना है 3x²। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16x² y² हो जाएगा और बट्टा में 3x² हो जाएगा। x² से x² गया, अब ये बच गया कितना, अच्छा इसका मान भी दिया है 48 तृतीय अनुपाती का। ठीक है, तो अब 16 से काटेंगे तो 16 × 3 = 48। तो y² का जो मान आ जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3। तो y का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 3 × 3 = 3। तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा आंसर, y का मान हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 81 देखेंगे। 81 नंबर सवाल कर रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं, जैसे दो बेलन है तो उसमें दो त्रिज्याएं होंगी। तो एक त्रिज्या को R1 नाम देते हैं, एक को R2 देते हैं। तो R1 है 2:1 में, तो एक को 2 है और ये 1 है। इसके बाद बोला है उसकी ऊंचाई का अनुपात, तो H1 और H2। तो H1 है हमारा कितना 5 और H2 है 2। अब देख पा रहे होगा आपके पास सवाल होगा, बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई जो है 5:2 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात। देखिए बेलन का जो आयतन है टोटली डिपेंडेंट करता है त्रिज्या और ऊंचाई पर, क्योंकि जो पाई है बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। तो पाई तो दोनों में कॉमन हो गया, तो जब भी हम उसका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो π/π तो कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए r और h पे डिपेंड करता है। तो दोनों का अगर आयतन निकालना हो, आयतन 1/आयतन
2, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 और लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई से पाई तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हम बोल रहे थे कि R1 और H1 पे पल। तो R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और H1 है हमारा कितना 5, बट्टा में R2 हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और H2 कितना है 2। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो ये कट के आएगा 10/1, जो इसकी अनुपात होगा 10:1। 3:1 रेशियो में इसका अनुपात ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सवाल है 82 नंबर, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें RS 4,88,100 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो ए और बी का हिस्सा। देखिए ये सवाल है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप में जो भी वर्ष के अंत में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने पैसा कितने समय के लिए लगाया था। जो व्यक्ति अधिकतम पैसा अधिकतम समय के लिए लगाएगा तो उनको जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इन दोनों का हम प्रॉफिट का पहले रेशियो निकालते हैं, तो वो रेशियो किससे निकलेगा कि उन्होंने कितने पैसा कितने समय के लिए लगाया। देखिए जब ये वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो वर्ष के अंत में अब देखिएगा ए ने 75,000 रुपये लगाया, तो हम 75,000 लिख दिए ए, और बी ने लगाया है कितना 80,000 रुपया, तो हम लिख दिए 80,000। कोई दिक्कत नहीं। बोला कि ए ने 75,000 के साथ निवेश व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी शामिल हो जाता, तो 1 वर्ष के बाद 5 महीने बाद आया है। तो अगर वर्ष के अंत में है तो ये 5 महीने बाद आया है, तो ये कुल कितने दिन के लिए आया है 7 महीनों के लिए दिया है, लेकिन ए तो शुरू से है 12 महीनों से, है ना। तो यही जो रेशियो आएगा उनके प्रॉफिट का क्या आएगा अनुपात आएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे 15 टाइम्स में, 5 से 16 बार में काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 15 तिया क्या हो गया A/20 का जो रेशियो हो गया वो 45/28 का रेशियो हो गया। कुल जो प्रॉफिट हुआ है लाभ वो हुआ है 4,88,000 रुपया। ये रुपया जो है इनको कुल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ए और बी का हिस्सा क्या है, तो देखिए किसी एक का अगर हिस्सा निकालिएगा तो बी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कुल जितना रुपया दिया है ना, तो ये जो कुल जो रुपया प्रॉफिट हुआ है ये दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है इन दोनों में ही बंटने वाला है ना। तो एक हिस्सा अगर इसको मिलता था रेस्ट इसको मिलेगा, तो इन दोनों का जो अनुपातिक राशि है उन दोनों का योग अगर करिएगा तो ये आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई बाई 45। अगर करिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भाग करके देखते हैं 40/88 में, 2 0 को रहने देते उधर, तो 73 से काटेंगे तो 73 पंचे, तो 5 15, 1 7 5 35 1 36, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 42 43, यानी 56 बार में ये कट जाएगा पूरा इतना। तो 5600 गुने 45। अब 56 को 45 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 6 30 है ना, और 6 6 24 और 25 24 25 49, अब 3 कितना हो गया 52, 5 20 और 5 25, और इस पर 2 0 और बैठा दीजिए, 2,52,000 रुपया मिलेगा ए को। तो 2,52,000 रुपया ए को ऑप्शन नंबर बी में है, तो दूसरे को निकालने का जरूरत ही नहीं है। 1,56,800 रुपया दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर है सवाल 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल क्या कहता है कि 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है, 75% पानी है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 25 × 75% का, ठीक है। उसके बाद बोला कि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। अगर मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल का कुल मात्रा बताइए क्या होगा। तो देखिए 25 और 75 बोला है, कुल है 40 लीटर, है ना। 25 और 75 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 का, यानी कुल 4 भाग का मान है 40।
तो इसका मतलब है कि अल्कोहल जो है 10 होगा, ये 30 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर मिलाया है कुल 10 लीटर, तो ये कितना हो गया 40। अब जो मिश्रण हो गया हमारा, वो मिश्रण टोटल हो गया कितना 50 लीटर का। तो अब बोल रहा है कि एल्कोहल जो है कुल मिश्रण का कितने प्रतिशत है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। तो एल्कोहल 10 है, प्रतिशत निकालने के लिए जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर और जितने का, तो कुल 50 लीटर का और मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से काटेंगे 5 से 20 मरते में, तो ये कुल जो है अब जो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा होगी वो होगा 20%। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 84 को देखेंगे। 84 नंबर सवाल क्या कहता है, मोहित एक काम को 2/3 भाग 24 दिन में करता है। मोहित जो है 2/3 भाग को 24 दिन में करता है, ओके। तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मोहित अगर 2/3 भाग 24 दिन में करता है, तो ये मोहित कुल भाग जो है, कुल भाग कितना दिन में करेगा। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे 12 बार में और 1 का मान निकाल देंगे, यानी पूरा मान। 1 का मतलब होता है टाइम एंड वर्क में पूरा वर्क कर रहा है, तो 1 का मतलब हो गया 12 × 36 दिन में, यानी पूरे काम को करेगा वो 36 दिन में। तो 1/9 भाग को क्या करेगा, कितने दिन में करेगा। 1/9 का मतलब क्या हो गया कि 9 भाग है ना, 9 भाग है, 3 3 6 7 8 9 भाग है। तो 9 भाग 36 दिन में करता है, इसका मतलब कि 1 भाग कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। इजिली है, सब में 4 दिन करेगा, तब ना 9 भाग को जो है वो 36 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब हम 85 नंबर सवाल को देखेंगे। 85 नंबर सवाल कहता है कि माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। माया एक कार्य के 7/10 भाग 15 दिन में करता है। तो माया जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 10 बच्चे 150 बट्टा में 7, इतना दिन में कुल कार्य को कर देगा। उसके बाद बोला कि फिर वो शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिन में करती है। जो शेष काम बच गया, शेष काम कितना बचा 3/10 का, वो माया प्लस सुरेश मिलके कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो बोला कि जो माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिन में करता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा इस इक्वेशन को देने का, सिर्फ इसी का पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिन में करेगा। 3/4 अगर 40 दिन में कर रहा है तो कुल कितना में करेगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए 40 और बट्टा में 3 कर दीजिए, यही दिन जो है इसका कुल दिन में ये क्या कर देगी, काम कर देगी। अगले सवाल 86 नंबर सवाल हम देखते हैं। 86 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 2 पाइप ए और बी किसी टैंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर देता है। ए जो है वो भरता है 8 घंटा में और बी भरता है 12 घंटा में। उन्हें पहले पाइप ए शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। कितने घंटों में यह जो है खाली टंकी भर जाएगी। देखिए, जब भी टोटल टाइम दिया हो कितने टाइम में ये काम कर देता है, चाहिए एक टंकी भर देता है, लेकिन टंकी की या फिर काम की हमको टंकी की कैपेसिटी या कुल टाइम हमको पता नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो कुल टाइम दिया है उसी को हम एलसीएम निकाल कर उसको वर्क मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का, तो मान लेंगे कि 24 लीटर, मान लेते हैं कि टंकी का कैपेसिटी होगा 24 लीटर का। उसके बाद जब टोटल वर्क हम निकालते हैं तो इन दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में करने की कैपेसिटी क्या है। तो अगर 8 जो है 8 दिन में करता है, 8 घंटे में ये जो है पाइप को भर देता है 24 लीटर वाले को, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 3 लीटर भरता होगा। उसी तरीके से बी जो है 1 लीटर में कितना भरता होगा, 2 लीटर भरता होगा। उसके बाद बोला कि पहले ए फिर बाद में बी खोलता है 1-1 घंटे के अंतराल पे। तो 1 घंटा ये चलेगा 3, उसके बाद फिर बी 2 घंटा 1 घंटा चलेगा, फिर ये चलेगा 3 घंटा, फिर बी चलेगा 2 घंटा, इस तरीके से। तो आप देखिएगा 2 घंटे में जो है कुल 5 लीटर पानी भरा जाता है। तो 24 लाना है, तो इसका मतलब 5 चौका अगर करते हैं तो ये 20 लीटर पानी भरेगा। कितना, ये 2 घंटे में 5 लीटर, इसका मतलब 20 लीटर भरने के लिए हमको 8 घंटे की आवश्यकता होगी। तो 8 घंटे में 20 लीटर पानी भरा है, अभी भी हमको 4 लीटर और भरना है। तो जैसे ही 4 लीटर भरना, तो फिर एक को खोलेंगे 3 भर देगा, तो ये 9वें घंटे में कितना हो गया, 23 लीटर पानी हो गया। और जब बी की बारी आएगी तो बी कुल भरता है 2 लीटर, लेकिन इससे 2 नहीं भरवाना है, आप 1 ही भरवाना है। तो 1 के लिए वो आधे घंटे का समय लेगा।
तो कुल 9 घंटा और 30 मिनट का समय लेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, 9.1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, 9 आवर 1/2, 9.1/2 घंटा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, है ना। 87 नंबर सवाल कहता है, 87 नंबर सवाल क्या है कि एक आदमी 14 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है, तो 7 मिनट की दूरी तय करने में कितना। देखिए, किसी का जो स्पीड है ना, गति है, वो 14 किलोमीटर पर आवर है, और किसी व्यक्ति है जो जिसका स्पीड ये है, उसको कुल दूरी तय करना है 7 किलोमीटर। तो अगर बिना रेस्ट किए ये 7 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो ये तो 30 मिनट में दूरी तय कर देता। इतना तो कंफर्म है कि ये 30 मिनट समय लेता, लेकिन बोल रहा है कि हर घंटे चलने के बाद ये 7 मिनट रुकता है। जैसा कि मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे 7 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर चला। इस तरीके से आप देखिएगा तो कुल स्टॉपेज इसका जो हो जाएगा वो 6 वो स्टॉपेज होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जाके जो है ये 7 किलोमीटर चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 स्टॉपेज होगा। देखिए, जितने घंटे चलना हो, जितना घंटा चलना हो, उससे एक कम जो है उसका स्टॉपेज हो जाता है। तो कुल इसका अगर 6 स्टॉपेज है, एक स्टॉपेज तो ये 7 मिनट रुकता है, तो कुल जो रेस्ट करेगा वो कितना होगा, 7 6 42 मिनट का क्या करेगा, ये रेस्ट करेगा, आराम करेगा, और 30 मिनट में ये दूरी तय करेगा। तो इसको कुल 72 मिनट का समय लगेगा। 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट, और 12 मिनट को जब आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1 घंटा और 12/60 करेंगे तो 1/5 होगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि 1.1/5 घंटा में जो है ये दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। 87 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 88 क्या कहता है, 88 नंबर सवाल कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है ना। 35 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में तय करता है, तो टाइम कितना होगा, 17.5 घंटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल 7 घंटा में करता है, यानी 35/7। तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड होगा 17 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है क्या कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, a+b/2, a+b/2। तो 17/5 कितना होगा, 22.5/2। इसको काटिएगा तो 11.25 जो है इसका किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगा। ठीक है, सवाल नंबर 89, 89 नंबर सवाल क्या कहता है कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक थे। देखिए, यहाँ पे बोला कि 20% और यहाँ बोला 35%। तो यहाँ जब 20% नंबर लाया ना, तो वो 10 नंबर कम लाया, 10 नंबर कम लाया। और जैसे ही 35% लाया तो ये 20 नंबर अधिक ले आया, है ना। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ निगेटिव से लेके पॉजिटिव आ गया, किस बेसिस पे, बस 15% के इंक्रीमेंट की वजह से। 15% इसके मार्क्स में अगर वृद्धि हुआ तो कुल जो वृद्धि हो गया टोटल नंबर में, वो हो गया 30 में। इसका मतलब है कि 1% का मान कितना हो गया, 2। इसका मतलब कुल जो अंक रहा होगा वो 200 अंकों का क्या रहा होगा, परीक्षा रहा होगा। अब इसमें बोला कि बताइए कि उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत है वो कितना रहा होगा। तो देखिए, 200 में से बोला कि 20% लाता तो 10 नंबर कम लाया है, 10 नंबर से फेल हो गया है। यानी इसका मतलब है कि 200 का
20% निकाल के तब उसमें 10 जोड़ते हैं तो इतना जो है प्राप्त, ये क्या है उसका पासिंग मार्क्स है। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40 और प्लस 10 कितना हो गया 50 नंबर जो है वो पास का मार्क्स है। अगर इसके बेसिस पे नहीं है तो इसके बेसिस पे लाइए। कह रहा है कि अगर 35% लाता, 200 का अगर 35% लाता तो कितना नंबर ज्यादा हो जाता, 20 नंबर ज्यादा होता। तो 20 नंबर घटा दीजिए, फिर भी क्या है पासिंग मार्क्स कितना है 50। तो ये 50 नंबर पासिंग मार्क्स है, वो कुल नंबर का कितना प्रतिशत है। तो 50 और कुल नंबर कितना है 200, तो काटिएगा तो 1/4 आएगा। और 1/4 फ्रैक्शन में प्रतिशत का मान 25% मान होता है। इसका मतलब है कि उस परीक्षा में जो 50 नंबर था वो कुल 200 का 25% नंबर था। आई होप कि अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जो और भी चाहने वाले हैं अपने दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। चैनल पे आपको जो है 15 सेट का जो है गणित का पूरा डिस्कशन मिलेगा। आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग का भी डिस्कशन कराया जाएगा। उसके बाद 90 नंबर सवाल कहता है कि एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर, 2000 रुपये बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर अर्जित हानि प्रतिशत के बराबर है। तो बताइए 20% लाभ। देखिए कह रहा है कि कोई दो वस्तु है, एक ए है बी है। ए को 2000 में बेचते हैं तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना में बी को अगर 1200 में बेचते हैं उतना ही प्रतिशत का हानि होता है। इसका मतलब कि कोई एक बीचों बीच का नंबर होगा, है ना, जिसमें बेचने जिसका वो क्रैमूल होगा और क्रैमूल से इतना बढ़ाने पर इतना प्रतिशत का लाभ होगा और क्रैमूल में इतना कम बेचने पर इतना प्रतिशत का हानि होगा। तो ऐसे जब क्रैमूल हमको निकालना हो सीपी तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के ए प्लस बी को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही 3200 रुपया आया, 3200/2 बराबर 1600 रुपया। इसका मतलब है कि 1600 रुपया उस वस्तु का क्रैमूल होगा जिसमें एक पर बेचने पर 2000 में देखिएगा तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा तो 400 का हानि हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ हानि और लाभ जो है दोनों बराबर एक जैसा हो रहा है। तो जब भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही प्रतिशत लाभ हानि हो तो वैसे सवालों में हम उसका जो क्रैमूल निकालते हैं दिए गए दोनों विक्रमूल का योग बट्टा 2 कर देते हैं। अब बोल रहा है कि 25% लाभ, 25% लाभ कमाने के लिए, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो ये सीपी हो गया और ये एक लाभ है। इसका मतलब है कि 1600 पर हमको 25% लाभ पर बेचना है तो कुल कितना रुपया देंगे, तो 4 + 1 ऐड कर देंगे तो ये विक्रमूल 5/4 होगा और 4 से काटेंगे तो 4 × 16 यानी 2000 में जो है उस वस्तु को हम पुनः क्या करेंगे बेचना पड़ेगा, तभी जाके हम 20% का लाभ बोला है। तो 20% का लाभ बोला है तो आप 20% निकाल दीजिए, कौन बहुत बड़ा इसमें तो वाली बात है। तो 20% का मान बोलिएगा तो 1/5 होता है और 1600 का आपको 5 एक जोड़ दीजिएगा तो 6/5, 5 से काट दीजिएगा तो 300, 5 × 15 और ये काटिएगा तो हो जाएगा कितना 1920 रुपया जो है वो आपका वो विक्रमूल हो जाएगा 20% लाभ लेके बेचने पर, ठीक है। तो 90 नंबर सवाल हो गया। 10 और सवाल हैं। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, समझाना है इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, अदरवाइज जो है ये 25 सवाल 15 मिनट में काफी है। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पे बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता है। देखिए पहले लाभ जो हो रहा है प्रॉफिट वो 5% हो रहा है, उसके बाद जैसे ही 14 रुपया अधिक में बेचा तो उसको प्रॉफिट जो हो गया कुल वो कितने प्रतिशत का हो गया 14% का हो गया ना। 36 रुपया में अधिक में बेचता तो 36 रुपया में, तो आप देख रहे होगा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 9%, और 9% जो बढ़ रहा है वो 36 रुपया के रूप में 36 बढ़ रहा है, यानी 36 का मान है 9%। तो 100% जो है उसका एक्चुअल मान होगा, जो उसका जो एक्चुअल रेट होगा
उसका पेन का जो क्रैमुल होगा वो हमेशा 100% होता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 से 4 टाइम्स में, और 4 से 100, 400 रुपया। इसका मतलब उस पेन का जो है क्रैमुल होगा 400 रुपया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा 91 नंबर सवाल था। 92 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 50,000 के बिल पर 40% की छूट और 36 एवं 4% की 2 करने की छूट के बीच में का अंतर क्या है। तो देखिए बोला है कि एक छूट दे रहा है 40% का, और दूसरा छूट जो दे रहा है वो है 36 प्लस 4। वो क्या है, 36 प्लस 4 का क्रमिक छूट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 36 और 4 लगातार अगर डिस्काउंट दे, इसमें हम जो एक्चुअल जो नेट हमको डिस्काउंट होता है वो निकलते हैं a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई 100। तो 36 प्लस 4 होगा 40, और माइनस जो है 36 चौका हो जाएगा वो 144, और 100 से अगर भाग करेंगे तो 1.4। तो जो हमको दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो बस और बस 1.44% का डिफरेंस दिख रहा है। इसी का मान आपको जो है निकालना है 50,000 में। तो 50,000 में 1.44 का प्रतिशत मान निकालिएगा, तो प्रतिशत हटाइएगा तो ये गुने में 100 होगा, और ये दशमलव हटाइएगा तो भी 2 जीरो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कैंसिल आउट। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, और 5 2 7, तो 720 रुपया का कुल जो है डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा छूट के बीच के अंतर का। ठीक है, 92 नंबर सवाल हो गया। अब हमारा अगला सवाल आ रहा है वो 93 नंबर सवाल है। 7 और सवाल बच गए हैं। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 की राशि पर साधारण ब्याज की जो साधारण ब्याज है वो 420 मिला है। देखिए जो मूलधन है ना, मूलधन है 2800 रुपया, ठीक है, टाइम दिया है 3 वर्ष, और जो ब्याज इस पर मिला है ना वो मिला है 420। तो आप ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है ना वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। अगर 3 साल में 420 मिला है, इसका मतलब है कि 1 साल में इसको जो ब्याज मिला होगा वो मिला होगा कितना 140, 14×42, और 140 जो है अब वो रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 140 जो है वो 2800 का कितना प्रतिशत है, तो 140 बट्टा 2800 गुने 100। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 14 दूना 28, 20 मरतब में, और 20 पंचे 100, यानी 5% का जो है इस पे क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कुल जो है 1 मिनट 140 रुपया जो है, ठीक है, 5%। तो 5% का रेट है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इतना ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। इतना ही अवधि, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3200 पर 5 गुने 5 यानी 15% का मान निकाल दीजिए, है ना। तो 0 से 0, 15 दूना 30, 15 3 45 से 3 48। तो 480 रुपया जो होगा उनका नेक्स्ट अमाउंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब भी साधारण ब्याज हम निकालते हैं तो साधारण ब्याज अगर आपको जितने भी वर्षों का दिया हो तो उतने वर्षों से उसको अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, और 1 साल का ब्याज को मूलधन से डिवाइड कर दीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर साल जो है साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 94 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि को 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। देखिए 15,000 रुपया है, और रेट ऑफ ये जो मूलधन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनका है वो 16% है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होइएगा कि वहां पर जो है साधारण ब्याज में आपको प्रति साल सेम ब्याज देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज हम निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच
पर दूसरे साल और तीसरे साल में जितना ब्याज मिला है इन दोनों के बीच का अंतर हमको निकालना है। तो देखिए पहले साल में साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए हैं उतना ही वापस आएगा। तो 15,000 का 16% अगर आप फाइंड आउट करिएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0, 16, 85, 8, 16, 8, 24, यानी 2400 रुपया पहले साल ब्याज मिलेगा। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 2400 रुपया तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल जो 2400 रुपया ब्याज मिला था अब इस पर भी 16% ब्याज देना पड़ेगा, है ना, ब्याज का जो लिया है उसको। तो 16 चक्का 64, 6, 16 दूना 32, 38, यानी 384 रुपया और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये दूसरे साल का ब्याज होगा। समझ में पा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है साल दर साल। पहले साल तो सेम जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दूसरे साल में इतना रुपया तो उसको 15,000 का 16% तो देना ही है 2400, लेकिन 2400 पिछले साल जो ब्याज हुआ था उस पर भी उनको 16% 384 रुपया देगा। अब ये दूसरे साल का ब्याज हुआ। तीसरे साल में क्या होगा कि 15,000 का 16% तो देगा तो वो 2400 रुपया होगा ही होगा। अब क्या होगा, अब इसमें देखिएगा तीसरे साल में इस 2400 पर भी देना होगा 384, और ये दूसरे साल का जो 24 साल इस पे भी 384 रुपया देना पड़ेगा। और दूसरे साल जो ब्याज का ब्याज था 384 रुपया, अब इस पे भी इनको 16% का ब्याज देना पड़ेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 चौका 64, 6, 16 7 112, 16 8 128, 28 और 6 हो गया 34, 3 134, 13 हो गया, 16 3 48, 48 और 13 हो गया आपका 59। ठीक है, और इसको 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, तो ये हो गया 59 रुपया 44 पैसा। ठीक है, तो दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो आप देख पा रहे होइएगा जो अंतर दिख रहा है ये इतना तो इतना ही दोनों साल में ही ये है, अंतर सिर्फ कितना का दिख रहा है, इतना का। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 44 दशमलव के बाद 44 पैसा हो जाएगा। ये हो गया 9 4 13, 9 4 13, उसके बाद 8 5 13 1 14, 3 1 4, यही हो जाएगा। इस यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करिए, 384 का 16%, तो 16 चौका 64, 6, 16 8 16 7 112, 16 8 128, 6 134, 13 16 3 48 और 13 61 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हो जाएगा 48 और 13 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 61 हो जाएगा, तो 61 का मान जैसे करिएगा तो यह हो जाएगा कितना 5 814 3 1 4, यानी 445.44 पैसा जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिया है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 94 नंबर का सवाल जो है बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर है 95। 95 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 60 kg है। देखिए ये एवरेज का सवाल है कि 30 जो विद्यार्थी है उसका औसत भार कितना है 60 kg है। ठीक है, और एक नए कक्षा के शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार आधा kg वृद्धि हो जाता है। तो शिक्षक का जो है कुल भार बताइए। देखिए औसत क्या कर रहा है कि 30 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो 60 है, इसका मतलब है कि 30 का कम से कम जो भार है वो 60 kg है। और जैसे ही एक नया शिक्षक आया तो औसत भार बढ़ जाता है, 31 का जो है 31, अब तो 31 हो गया कुल, और औसत भार कितना हो जाएगा 60.5, यानी आधा बढ़ जाता है। इसका मतलब है इसका दो तरीका है, एक तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अगर उसको आप कॉमन सेंस के जरिए और कंसेप्चुअल अगर समझेंगे दिमाग लगा के तो ये समझिएगा कि 31वां नंबर जैसे ही आए हैं सर वो 60 तो लेके आए भी क्यों होइएगा, वो तो 60 लाए होंगे तभी तो बढ़ा है, घटा तो नहीं है। घटता इसका मतलब 60 से वो कम के होते हैं, तो 60 से ऊपर है इसका मतलब बढ़ रहा है। तो 60 नंबर तो कम से कम इसमें देवे किए हैं, और 31 में 0.5 का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब है 31 गुने 0.5 जो है वो भी इसी में ऐड होगा। तो 31.5 का मतलब अगर आधा से गुना करेंगे तो 60 प्लस 15.5, तो इसका मतलब है
जी इस शिक्षक का जो कुल भार रहा होगा वो 75.5 kg के वो शिक्षक रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर हमारा है 96। 96 सवाल कहता है कि 21 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि होती है तो वो संख्या जिसके द्वारा वृद्धि, देखिए जब भी वृद्धि और कमी हो, औसत में कुछ संख्या का औसत दिया हो और उसमें अगर बोला जाए कि सभी संख्याओं में इतने की वृद्धि हो रही है या सभी संख्याओं में इतने की कमी हो रही है, तो नया जो औसत है वो कितना होगा। तो ऐसे सवालों को आप समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल को थ्रू आपको बताते हैं कि अगर सभी संख्या में जितना वृद्धि होगा ना उतना ही औसत में भी वृद्धि होगा, सभी संख्याओं में जितनी की कमी होगी ना उतना ही कमी औसत में भी होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसमें बता रहे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, और बट्टा 5, यही औसत हो गया। ये 5 संख्या दिया है और पांचों का औसत निकालने के लिए पांचों संख्याओं का योग बट्टा पांचों संख्याओं की संख्या, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बट्टा 5 करते हैं, तो इसका औसत कितना आया 3। हम कह रहे हैं कि अब सभी संख्या में हम 2 2 बढ़ा देते हैं, तो चलिए इसमें भी 2 बढ़ा दिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बढ़ा। तो अभी 10 सब में बढ़ा है, पांचों में, तो 5 दूना 10 औसत में भी बढ़ेगा। इसका मतलब औसत में भी आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, क्योंकि 10 15 और 10 कितना हो गया 25, और 25 बटा 5 कितना हो गया 5। तो पहले औसत 3 था, अब औसत 5 है, तो कितना का बढ़ोतरी होगा 2। तो जब भी औसत में सभी संख्याओं में एक साथ वृद्धि हो और एक साथ कमी हो, तो जितने की एक साथ वृद्धि होगी जितने का एक साथ कमी होगी उतना ही वृद्धि और कमी जो है उनके औसत में भी पड़ेगा। 97 नंबर सवाल पर आप आते हैं। 97 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और गुणनफल का वर्गमूल 26 है। देखिए 2 धनात्मक, मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरा y है, इन दोनों का योग जो है वो कितना दिया है 65 दिया है, और इनका गुणनफल का वर्गमूल, तो गुणनफल मतलब क्या हो गया x गुने y, और इनका वर्गमूल मतलब रूट, और इनका मान दिया है कितना, तो इनका मान दिया है 26। तो भैया अगर x y निकालना चाहें हम, तो अगर रूट इस साइड से हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये x y का मान कितना हो गया 676। इसके बाद सवाल में पढ़िए क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है कि इनके व्युत क्रमों का योग कितना होगा। व्युत क्रम यानी 1 बट्टा x और 1 बट्टा y का योग क्या होगा। तो जब ये इसको बट्टा का जोड़ करिएगा तो x y नीचे में क्या आ जाएगा, एलसीएम x से x कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा y, ये हो गया x। तो देखिए x + y का मान दिया है कितना 65, तो 65 डाल दिए, और x y का मान कितना दिया 676, तो ये डाल दिए। अब काटिए, 13 × 5 = 65, 13 से कट जाएगा 5 मरते में, 13 × 5 = 65, 2 13 दूना 26, यानी 5 बट्टा जो है 52 इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा इस सेट में 3 और सवाल बचे हैं, 3 सवाल को भी हम देख लेते हैं। 98 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहे हैं, 98 नंबर सवाल कह रहा है कि x + y जो है हमारा वो 36 है। x + y क्या है 36 है, और x - 27 का क्यूब प्लस y - 9 का क्यूब जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये अलजेब्रा का सवाल है। अलजेब्रा के सवाल में जब भी एक इक्वेशन देके आपको 2 वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल है, चर मान है, तो 2 वेरिएबल देके और आपको इक्वेशन एक ही दे, तो किसी एक वेरिएबल को अगर आप 0 मान लेते हैं तो उस पर पूरे समीकरण पे कोई भी इफेक्ट या सवाल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि x और y दोनों का मान पुट करने के लिए हमको एक और इक्वेशन की जरूरत है, लेकिन हमें इक्वेशन एक ही दिया गया, तो हम y को मान लेते हैं कि y हमारा 0 है, तो x बराबर क्या हो गया 36 हो गया। तो जहां जहां x है वहां 36 बैठा दीजिए, जहां y है वहां 0 बैठा दीजिए, तो ये 36 - 27 का पावर क्यूब और y 0 - 9 का पावर क्यूब। तो यहाँ देखिएगा 36 में से 27 गया तो 9 का पावर क्यूब, और ये हो गया -9 का पावर क्यूब। तो देखिए 9 9 9 9 81 729,
और प्लस इसको करेंगे तो -729, तो -729 और +729 कट गया तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया? 0। ऑप्शन किसी ऑप्शन में 0 आंसर है, तो 98 के सवाल में ऑप्शन नंबर डी, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल हमारा 99 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 99 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? तो 99 नंबर सवाल है हमारा कि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक ठोस अर्धगोला जो है ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 2πr² का मान दिया है कितना? देखिए 22 दिया है, 22 दिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होगा कि 2 का कितना गुना है? 11 गुना है। इसका मतलब 3 का भी हम 11 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 33, क्योंकि πr² से πr² तो कटना ही कटना है, तो 2:3 के रेशियो में है। तो 2 का मान अगर 22 है तो 3 का मान कितना हो गया? 33। तो 33 किस ऑप्शन में आंसर है? तो 33 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल कह रहा है कि 15,625 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाएगी? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आखिरी सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कह रहे हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आप जो है अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर t फॉर टाइम, p फॉर प्रिंसिपल मूलधन, और a फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन। तो अमाउंट हमको दिया है, देखिए अमाउंट हमको दिया है कितना? अमाउंट दिया है 21,952 रुपया हो जाता है। कितने मूलधन पे? 15,625 पे। तो अब हमको यहाँ से ना टाइम निकालना है कि कितने साल के लिए है। तो इन दोनों को अगर हम अमाउंट बट्टा पी कर देते हैं तो ये 21,952 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 15,625 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको अगर करेंगे तो 100 + r है ना, चाहे इसको ऐसे करिए 100 + r/100 का पावर t। इसको अगर आप करिएगा ऐसे तो ये देखिएगा तो ये 28 का क्यूब है और ये 25 का क्यूब है, तो दोनों का क्यूब यानी इसको होल पावर क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 100 + r/100 है ना। यहाँ टाइम दिया था क्या? हाँ 3 वर्षों के लिए तो ऑलरेडी दिया ही था, ठीक है। यहाँ पर 3 आप दे दीजिए, जहां भी 3 है तो यहाँ से 3 से 3 तो कट गया। अब इसको जैसे कोष्ट खोलिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 2800 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो गया 2500 + 25r। अब 2800 में से 2500 को माइनस करिएगा तो बचेगा 300 बराबर 25r, तो रेट बराबर हो गया 300/25 और इसको डिवाइड करिएगा तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया कुल 12% ब्याज के दर से 3 वर्षों में, है ना, 15,625 का जो राशि है वो 21,952 रुपया हो जाएगा। तो एडिटोरियल का ये जो है वॉल्यूम 2 का पहला प्रैक्टिस सेट था जिसमें कुल 25 सवालों का संग्रह दिया गया था जो आपके समक्ष हमने करवाया। इस वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा, कौन से क्वेश्चन में आपको नयापन दिखा, सभी के बारे में आप हमें फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जा सके। तो अगर ऐसा आपको पॉजिटिव कमेंट आया, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।